नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बज रहे हैं और वक्त तो चला है दंगल का। कोरोना की मार पूरे देश पर भारी पड़ रही है। पहली बार कोरोना के नए मामलों का आंकड़ा 24 घंटे में 2 लाख को पार कर गया। अमेरिका ने जहां 21 दिन में नए केस 1 लाख से 2 लाख हुए थे, भारत में 10 दिन में नए केस 1 लाख से 2 लाख हो चुके हैं। वैसे तो पूरे देश में हालात बिगड़े हुए हैं, लेकिन राजधानी दिल्ली की हालत पस्त है। एक दिन में नए केस 17,000 से ज्यादा दर्ज किए गए। सिर्फ 8 दिनों में नए केस की संख्या दिल्ली में लगभग तिगुनी हो गई। इन्हीं हालात को देखते हुए दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने वीकेंड लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। इसके तहत जिम, स्पा, मॉल, ऑडिटोरियम्स बंद होंगे। रेस्टोरेंट्स में केवल टेक अवे की होम डिलीवरी की सुविधा होगी। सिनेमा हॉल 30% क्षमता के साथ खुलेंगे। दिल्ली में 30 अप्रैल तक पहले से ही नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी उन तमाम शहरों में नाइट कर्फ्यू का वक्त बढ़ा दिया जहां 2000 से ज्यादा सक्रिय केस पाए गए हैं। अब लखनऊ समेत यूपी के कई शहरों में रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। महाराष्ट्र की सरकार ने भी प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर केंद्र सरकार से मदद मांगी है। पूरे देश में जिस तरह के हालात हैं, उससे लग रहा है कि सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल है। ऐसे में कोरोना के खिलाफ क्या रणनीति अपनाई जाए, यह सबसे बड़ा सवाल है। इसीलिए दंगल में आज हमारा मुद्दा है कोरोना 2 लाख के पार। क्या लॉकडाउन ही है हथियार? पहले पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, उसके बाद बताएंगे मेहमान हमारे साथ आज दंगल में कौन कौन से हैं। सड़क पर घूमता यमराज अब किसी नाटक का दृश्य नहीं, ये कोरोना काल के इस दौर का सच है। दिल्ली में जब कोरोना का आंकड़ा हर हद को लांघ चुका है, तो सोशल डिस्टेंसिंग के लिए लोगों को सावधान होने की ताकीद करने का यही जरिया दिल्ली पुलिस के समझ में आ रहा है। जबकि दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने अब तक का सबसे कड़ा फैसला लेते हुए वीकेंड लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। सबने मिलके ये निर्णय लिए हैं कि वीकेंड के ऊपर कर्फ्यू दिल्ली के अंदर लगाया जाएगा। इसका कारण ये है कि लगभग हफ्ते के दौरान, वर्किंग डेज के दौरान आदमी को अपनी कमाई करने के लिए जाना होता है, आदमी को अपने काम पे जाना होता है। लेकिन वीकेंड में अक्सर जो लोग निकलते हैं वो अपने एंटरटेनमेंट के लिए या दूसरी एक्टिविटीज़ के लिए निकलते हैं, जो कि कर्टेल की जा सकती है, जो कि जिसके ऊपर अंकुश लगाया जा सकता है। उससे बहुत ज़्यादा लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दिल्ली में बीते एक दिन में 17,282 संक्रमण के मामले सामने आए। 6 अप्रैल को जब दिल्ली में नाइट कर्फ्यू का ऐलान हुआ था, तब राजधानी में एक दिन में 5,100 केस आए थे, यानी 8 दिन में तिगुनी से भी ज्यादा रफ्तार से मामले बढ़े। इस बीच दिल्ली सरकार ने कुछ होटलों और बैंक्वेट हॉल्स को अस्पतालों से जोड़ने का फैसला किया है। दिल्ली सरकार ने जिस तरीके से कोविड के केसेस दिल्ली में बढ़ रहे हैं, उसके बाद बेड की कमी ना हो, इसको देखते हुए कई सारे बैंकेट हॉल को हॉस्पिटल से जोड़ दिया है। इसी तरीके से इसी क्रम में शहनाई बैंक्वेट को भी एलएनजेपी हॉस्पिटल से जोड़ा गया है। हर बैंकेट हॉल को किसी न किसी हॉस्पिटल से जोड़ा गया है, ताकि वहां पर जो मरीज आए उनकी सही ढंग से देखभाल हो सके। आप यहां पर देखिए, बैंक्वेट हॉल के बाहर बाकायदा डॉक्टर्स के लिए अलग अलग जगहों पर सिक्योरिटी के लिए पूरा सिस्टम बनाया गया है। सैनिटाइजर बाहर लगाया गया है। अंदर 100 बेड की यहाँ पर कैपेसिटी है, जिसमें से ज्यादातर बेड यहाँ पे भर गए हैं। लगातार मरीजों का आना यहाँ पर शुरू हो चुका है। सरकार के इस कदम से राजधानी में कोरोना मरीजों के लिए 3,269 अतिरिक्त बेड उपलब्ध हो गए हैं। सरकार का दावा है कि दिल्ली में बेड की कोई कमी नहीं है। दिल्ली तो कोरोना के हाहाकार से जूझ ही रही है। देश का लगभग हर इलाका कोरोना की मार से घायल है। एक दिन में 2 लाख केस पार हो जाने के बाद अब सवाल यही है कि क्या लॉकडाउन ही अकेला विकल्प है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा और कुमार कुणाल के साथ आज तक ब्यूरो। तो आपको बता दें कि दंगल में आज हमारे साथ 4 खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं गौरव भाटिया, वो बीजेपी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ हैं अभय दुबे, वो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर अजय आलोक, वो जेडीयू के नेता हैं। और हमारे साथ हैं अनुराग भदौरिया, वो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप चारों से बात करें उसके पहले एक आंकड़ा जो आपको भी देखना चाहिए और पूरे देश को भी देखना चाहिए, उस पर जरा ध्यान से नजर डाल लीजिएगा। ये कोरोना इंडिया डैशबोर्ड है।
यानी कि वो ट्रैकर जो देश भर में पूरे कोरोना के मामलों को लगातार ट्रैक करता है, आज तक इसके जरिए पूरी नजर रखे हुए है। 24 घंटों में दुनिया भर की जो स्थिति है उस पर अगर आप नजर डालें तो भारत इस वक्त सबसे ऊपर है। 2,739 केसेस पिछले 24 घंटे में भारत में आ चुके हैं। जैसा हमने आपको पहले बताया, अमेरिका में 21 दिन लगे थे केस को दोगुने होने में, 1 लाख से 2 लाख पहुंचने में, लेकिन भारत में 10 दिन में ही यह आंकड़ा 2,739 तक पहुंच चुका है। अब जरा देश का हीट मैप अगर हम आपको दिखाएं, यानी कि कहां कहां कितने कितने कैसे कैसे केसेस आ रहे हैं। 599 ऐसे स्थान है जहां 10 से कम केसेस, कितने जिलों में आप देख सकते हैं लगातार मामले बदलते रहेंगे। इस पर 100 से ज्यादा केसेस, 173 जगहों पर 10 से 100 केसेस, 361 जगह पर 204 ऐसी जगह हैं, जिले हैं जहां 10 से कम केसेस हैं। देश का ग्राफ अगर आप देखें कि ये कोविड का ग्राफ किस तरीके से बदला है पिछले कुछ दिनों में, जब भारत के लोगों ने लगभग ये मान लिया था कि अब तो स्थितियां काबू में आ चुकी हैं पूरी तरह से, अब ना मास्क की जरूरत है ना सोशल डिस्टेंसिंग की जरूरत है, उसका नतीजा यह है कि आज ये ग्राफ आप देख सकते हैं छप्पर फाड़ के बाहर चला जा रहा है। राज्यवार स्थिति अगर आप देखना चाहें तो देश के अलग अलग राज्यों में इस समय कोविड को लेकर क्या स्थिति है वो आपके सामने है। महाराष्ट्र अभी भी टॉप पर है, 58,952 केसेस पिछले 24 घंटे में। हालांकि एक दिन पहले वहां पर मिनी लॉकडाउन 15 दिन का शुरू हो चुका है। उसके बाद है उत्तर प्रदेश, जहां 20,439 केसेस पिछले 24 घंटों में आए हैं, जिसके बाद उत्तर प्रदेश के 10 बड़े शहरों में जहां जहां 2,000 से ज्यादा मामले हैं वहां पर नाइट कर्फ्यू की मियाद बढ़ा दी गई है। इसके बाद आती है देश की राजधानी दिल्ली, 17,282 केस के साथ पिछले 24 घंटे में, जहां आखिरकार दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने आज ऐलान कर दिया है कि वो कल से लेकर सोमवार सुबह तक एक तरीके के मिनी लॉकडाउन में रहेंगे, वीकेंड कर्फ्यू में रहेंगे। और इसके बाद आता है छत्तीसगढ़, बहुत छोटा सा राज्य लेकिन 14,250 केस छत्तीसगढ़ में अब तक आ चुके हैं। और तस्वीरें ऐसी भयावह हैं कि कूड़ा गाड़ी तक में शवों को उठाया जा रहा है, जिसको देखकर लोगों का दिल दहल रहा है। हम आपको आगे भी तस्वीरें और ग्राफिक्स और डेटा इसके जरिए दिखाते रहेंगे, लेकिन इसके साथ साथ जरा बात करने चलते हैं अपने मेहमानों के पास। गौरव भाटिया हमारे साथ हैं। गौरव जी, लॉकडाउन जब पहली बार हुआ था तो यह कहा गया था कि तैयारियों के लिए लॉकडाउन किया जा रहा है। अब जब दूसरी बार लॉकडाउन करने की नौबत आ रही है तो लोग पूछ रहे हैं कि पहले लॉकडाउन में क्या किया जो अब फिर से लॉकडाउन हो रहा है। रोहित जी, देखिए, बड़ी जिम्मेदारी से मैं आपसे एक बात कहूंगा, और क्योंकि बात भारत की हो रही है, जैसा श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी संबोधित करते हुए देश से कहा है, एक साल में बहुत फर्क आया है। क्या फर्क आया मैं आपको बताऊं। जब पिछले साल इसी समय हम लोग बहस कर रहे थे तो डेली टेस्ट हो रहे थे करीब 4,000 के आसपास। आज दिन में प्रतिदिन टेस्ट जो होते हैं 12 लाख के आसपास। 2 स्वदेशी वैक्सीन जो है हम लोगों ने खुद निर्मित की और एक और को अनुमति दी है, और करीब 12 करोड़ भारतीय हैं जिनको ये टीका लग चुका है। आप याद करिए, एक टेस्ट होती थी पिछले साल, इस वक्त हर जिले में एक टेस्टिंग लैब है। और आपने क्योंकि अमेरिका से तुलना करी है तो मैं एक बात और बता दूं, 32 लाख मामले टोटल अमेरिका में है और जनसंख्या हमसे है 1/4, हमारे 14 लाख है। वहां पे दुर्भाग्यपूर्ण मौतें हुई हैं 5,78,000, हमारी हुई है 1,73,000, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन ये दर्शाता है कि कोविड की लड़ाई में भारत ने बहुत मजबूती से सामना किया है और हम इसको परास्त भी करेंगे। अब मैं आता हूं कि देखिए, सरकार केंद्र में भी है, प्रदेश में भी है, और ये वो समय है जब राजनीति नहीं होनी चाहिए। केंद्र सरकार के जो दायित्व हैं, हम सब ने देखा है किस तरह से बिना भेदभाव किए, चाहे वैक्सीनेशन हो, चाहे वो कोई भी दवाई सुनिश्चित कराना हो, चाहे वेंटिलेटर देना हो, हर प्रदेश को दिया जा रहा है। अगर कहीं कमी है तो हमें उससे सीखते हुए आगे बढ़ना है। लेकिन जब राजनीति होने लगती है ना, जब ये कहा जाता है कि देखिए कांग्रेस पार्टी जो है वो सुझाव दे रही है और भाजपा कर रही है, इस तरह की ओछी टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए, क्योंकि राजनीतिक सवाल हर कोई पूछ सकता है। अभी तो मैं गया नहीं है, उदाहरण देता हूं। आप पहले वक्ता हैं, अभी तो इसके पहले किसी से सवाल नहीं हुआ। आप अगर खुद राजनीतिक बात लेके आएंगे चल रही है ना, तो फिर राजनीतिक बात ही होगी आगे। चल रही है, दिन भर की खबरें चल रही है, ट्विटर अकाउंट्स है राजनेताओं के कि नहीं है रोहित जी। आप मुझे केवल इतना बता दीजिए, जो आदमी लखनऊ में
अपने पिता को गाड़ी में लेके बैठा हुआ है ऑक्सीजन मास्क लगा के, इस इंतजार में कि अंदर कोई मर जाएगा तो शायद आईसीयू का बेड खाली होगा, तब मेरे पिता को एंट्री मिलेगी। उससे क्या कहें अगर वो फोन करे तो, कि इटली की तस्वीर देख लो या अमेरिका की तस्वीर देख लो, वहां भी ऐसे ही होता है। रोहित जी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। जो व्यक्ति बेड का इंतजार कर रहा है उसको ये बताना है कि आपने उत्तर प्रदेश की बात करी और मैं आंकड़े बाद में दे दूंगा, लेकिन क्योंकि ये प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है, तो चाहे बेड हो, एक वर्ष में किस तरह से हम लोगों ने बेड बढ़ाए हैं ये हर कोई जानता है और आगे भी बढ़ाएंगे। ब्रजेश पाठक जी जो मंत्री है उन्होंने ही पत्र लिखा जो दिखाता है कि कुछ छुपाने का प्रयास नहीं हो रहा। और योगी जी ने कल ही की बात बता रहा हूं, रेमडेसिविर जो दवाई है उसको पाया गया कि कमी हो रही है तो मंगवाने का काम किया। कई जगह पे लॉकडाउन, ऐसे जिले भी हैं जहां लगाया गया है शाम का। तो ये क्या दिखाता है कि ये सरकार चाहे बेड हो, चाहे दवाई हो, चाहे टेस्टिंग हो, वो बढ़ा रही है। क्योंकि इतनी बड़ी एक सुनामी आएगी कोविड की, ये किसी ने नहीं सोचा था। अपनी तरफ से पूरी तैयारी करी, लेकिन हाँ अगर उसमें कमी है उसको केजरीवाल जी ने भी कह दिया कि दिल्ली में 5000 बेड अब भी खाली पड़े हुए हैं, लेकिन आप अपनी चॉइस के अस्पताल में जाना चाहते हैं इसलिए बेड नहीं मिलता आपको। जो आम आदमी मर रहा है सर, जिसको ऐप पर बेड दिख रहा है लेकिन अस्पताल में नहीं मिल रहा, उसको तसल्ली होती है कि इन बातों से कि हमने बेड बढ़ा दिए? हाँ रोहित जी, ये बात बिल्कुल सही है आपकी कि हर व्यक्ति और उसके परिजन को चिकित्सा मिले, ये जिम्मेदारी सरकार की है। और खासकर मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकारें हो, वहां पे हमने पूरे जो इंतजाम है वो प्रयास किया करेंगे, आगे और बढ़ाएंगे। और एक उदाहरण दे दूं कि भेदभाव नहीं किया है। दिल्ली में जब दूसरी वेव आई थी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी इसको चौथी वेव कह रहे हैं, आप याद करिए, बेड का संकट आ गया था। 10,000 का एक मेकशिफ्ट पूरा अस्पताल बनाया गया था। कहां है वो और अस्पताल? वो केंद्र सरकार ने बनाया था। आज कहां है वो अस्पताल तो सर? नहीं, अभी भी बन रहा है, आप देखिए। वो जो 10,000 का बनाया था वो कहां है, आपको मालूम है? मुझे मालूम है, छतरपुर साइड में बनाया था सरदार पटेल। आज उसकी स्थिति क्या है सर? क्या वो ऑपरेशनल है? क्या वहां मरीज भर्ती हो सकते हैं? या बीच में ये आ गया समय और मान लिया गया सरकार की तरफ से भी कॉम्प्लेसेंट होके कि अब तो खत्म हो गया कोविड, तो चलो इसको भी हटा दो क्योंकि मेकशिफ्ट था? रोहित जी, ऐसा नहीं है। देखिए, आप भी जानते हैं बीच में बहुत हद तक हम लोगों ने एक तरह से कंट्रोल करा हुआ था जो सक्रिय केसेस आ रहे थे। तो तभी मैंने इस्तेमाल किया ये शब्द कि ये जो बेड लगाए गए थे उस वक्त बढ़ते हुए आंकड़ों को देख के लगाए गए थे। अब दोबारा से जब बढ़ रही है हमारे आंकड़े, तो हमें सुनिश्चित करना है कि बेड और मिले, जिसमें केंद्र सरकार जो अस्पताल केंद्र शासन के तत्वाधान में है वहां भी बढ़ाए जा रहे हैं। और 5,000 बेड जो दिल्ली में बताया जा रहा है, इन बेड में दोनों, चाहे वो केंद्र सरकार के अंडर में हो चाहे प्रदेश सरकार के, गौरव जी, हर सुबह का ही आंकड़ा अरविंद केजरीवाल जी ने दिया। इस देश का आम आदमी जब सो के उठता है तो उसके मन में एक ही सवाल होता है। कल महाराष्ट्र में लॉकडाउन हो गया, उन्होंने नाम लॉकडाउन नहीं रखा, उन्होंने कहा ब्रेक द चेन कहेंगे। आज दिल्ली में 2 दिन का लॉकडाउन हो गया, उन्होंने नाम लॉकडाउन नहीं रखा, उन्होंने कहा इसको वीकेंड कर्फ्यू कहेंगे। लेकिन हर आदमी के मन में यही सवाल होता है, अनुराग भदौरिया, कि कहीं ऐसा ना हो कि थोड़ी देर में कोई नेता टीवी पर आए बड़े और ऐलान हो जाए कि अब से देश में लॉकडाउन रहेगा, उसके बाद हमारा घर कैसे चलेगा? अगर बेड बढ़ रहे हैं, अगर फैसिलिटीज बढ़ गई हैं, अगर टेस्टिंग की सुविधाएं बहुत बेहतर हो गई हैं, अगर हम दुनिया के एट पार आ गए हैं सब चीजों का मुकाबला करने में, तो हर चीज का हथियार फिर लॉकडाउन क्यों बन रहा है? देखिए रोहित जी, आपने एक चीज अच्छी तरह से सुनी है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता क्या कह रहे थे? अपनी कमजोरी छुपा रहे थे। कह रहे थे कि 1 साल में हमने बहुत फर्क आया। हाँ, बिल्कुल फर्क आया है। अब 2 लाख कोरोना के मरीज आने लगे हैं और होना हो कल 3 लाख तक हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं। जिस तरह से तेजी से कोरोना बढ़ रहा है, वैक्सीन की बात करते हैं, वैक्सीन वैज्ञानिकों ने बनाया है, कोई बीजेपी के कार्यकर्ता और इनके नेताओं ने नहीं बनाया है। रहने दीजिए, आप ही के नेता ने कहा था बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगाऊंगा, वो इन्होंने नहीं किया। आप ही के नेता ने कहा था बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगाऊंगा। सुन तो लीजिए, नहीं, इनको करना चाहिए था, हॉस्पिटल बनवाने चाहिए थे 1 साल के पहले, नहीं बनवाए। इनको चाहिए था बेड की व्यवस्था करनी चाहिए थी, इन्होंने नहीं किया। इनको चाहिए था कि एम्बुलेंस की व्यवस्था कर पाए, नहीं किया। इनको वेंटिलेटर की व्यवस्था करना चाहिए था, नहीं किया। इनको ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था करना चाहिए था, नहीं किया। जो इनको करना चाहिए था वो इन्होंने नहीं किया। ये आश्चर्य की बात देखिए, जो इनको करना चाहिए था वो नहीं किया। एक चीज तो जरूर करते हैं, झूठ बोलना, आंकड़े छिपाना। आज हालत यह है लखनऊ के अंदर में कि लगातार मौतें हो रही हैं। वहां पे आप चलिए, शमशान घाट पे जगह नहीं है।
जो शमशान घाट, जो कई ऐसे शमशान घाट है जहां पे 2 महीने में एक आध लाशें जाती थी, वहां पे भी जगह नहीं है। सोचिए ये हालत होगी। इनसे पूछो तो आंकड़ों की गलाबाजी करते हैं। अरे आपकी फेलियर है, कहां है आपका? आप कहते थे वो हमने देश के अंदर में कोरोना पे काबू पा लिया, ताली थाली बजवा दी सबसे। ताली थाली की बजाय अगर आपने हॉस्पिटल के पे काम किया होता, अभी आप रोहित जी आप पूछ रहे थे हॉस्पिटल कहां है, मैं गारंटी करता हूं, चैलेंज करता हूं, जगह का नाम बता दें जहां हॉस्पिटल बन रहा था। नहीं बता पाएंगे क्योंकि इनको लेना देना नहीं है ना। इनको राजनीति करनी है, कहां सत्ता पानी है, कहां चुनाव है, कहां खरीद फरोख्त करना है, कौन विधायक खरीदना है, कहां तोड़फोड़ करनी है। ये देश में सत्ता पाने की भूखे हैं, जनता की मदद करने के लिए नहीं है। जनता की मदद कर रहे होते तो कम से कम आज ये हालत नहीं होते। बेड के लिए लोग तड़प नहीं रहे होते, ऑटो में नहीं पड़े होते, ठेले गाड़ी पे नहीं पड़े होते, रोड पे नहीं पड़े होते मरीज जिनको हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल रही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने व्यवस्थाएं नहीं की। इनको करना नहीं है, इनको देश के बारे में नहीं सोचना है, जनता के बारे में नहीं सोचना है, सत्ता के बारे में सोचना है। सत्ता कैसे पाई जाए? आप देश के बारे में सोच रहे थे जब आप कह रहे थे कि बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे? बिल्कुल देश के बारे में सोच रहे थे, बिल्कुल। वो बीजेपी की वैक्सीन थी में भ्रष्टाचार है। आपके उस एक बयान से कितने लोगों पे असर पड़ा होगा, क्या आपको अंदाजा है इसका? साइकिल पे आपने देखा होगा वैक्सीन घूमती पाई गई, आपने देखा होगा वैक्सीन कहां घूम रही थी। उसका एक टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है कि नहीं किया जाता है? बनारस के अंदर में जहां साइकिल लेके वैक्सीन घूम रही थी, ये भ्रष्टाचार है, इनकी भ्रष्टाचार वाली जो वैक्सीन है। ठीक है, अब सोचिए क्या हालत है। इन्होंने वैक्सीन कौन से, हम गए वैक्सीन लगवाने के लिए, लोग वैक्सीन लगाने थे, कुत्ता काटने वाला इंजेक्शन लगा देते हैं। सोचिए ये इनकी हेल्थ व्यवस्था है, बताइए हेल्थ व्यवस्था इनकी, कुत्ता काटने का इंजेक्शन लगा देते हैं। गौरव भाटिया दीजिए जवाब, सोचिए दीजिए जवाब। बताइए कुत्ता काटने। अब लड़िएगा मत, एक एक करके बोल लीजिएगा। हाँ, इनके जैसे नेता ये तो सपोलों से कम नहीं है, सपोले हैं ये। आपने बिल्कुल सही प्रश्न पूछा। अखिलेश यादव का बयान क्या था? अखिलेश यादव ने जब टीके का आविष्कार किया, हमारे वैज्ञानिकों ने, उन्होंने कहा ये बीजेपी का टीका। एक समाजवादी पार्टी के नेता ने कहा नपुंसक हो जाओगे। अब बीच में ना बोले, जनरेटर को चुप करो। अनुराग जी उन्होंने पूरी बात सुनी ना आपकी? इंजेक्शन लगा दे रहे हैं अनुराग जी आपने पूरी बात सुन, अनुराग जी आपकी पूरी बात सुन ली ना उन्होंने? बीजेपी की सरकार है ना। अनुराग जी क्या चाहते हैं? एक एक वक्ता बोले, बाकियों की आवाज बंद रहे, फिर अच्छा लगेगा आपको? अनुराग जी अगर आप भी सीरियस हैं वाकई इस देश की जनता के प्रति तो कम, हाँ तो फिर सुन लीजिए ना दूसरे को भी, फिर दूसरे को सुनिए भी। अपनी बात मत कहिए केवल कि अपनी बात कह दी उसके बाद मैं चिल्लाता रहूंगा, ऐसे चलेगा नहीं। अनुराग जी आपके पास भी है वीडियोस, आप भी दिखा सकते हैं, आप भी दिखा सकते हैं, आप भी दिखा सकते हैं बैठ के वीडियोस, लेकिन प्लीज जब दूसरा बोल रहा हो तो सुने। गलत बात है ये अनुराग जी, प्लीज गलत बात है। अरे तकलीफ है अनुराग जी, वो चुनाव लड़ रहे थे, आप वहां रैलियां नहीं निकाल रहे थे कलकत्ता में जाके साइकिल पर, आप चुनाव प्रचार करने नहीं गए थे, आप फोटो खिंचा रहे थे वहां पर। अगर इतने बड़े आप थे तो आप बोलते वहां से कि नहीं हम करेंगे नहीं प्रचार किसी के लिए, हम नहीं आएंगे चुनाव मैदान में क्योंकि कोविड फैला है। आप खुद भी वही कर रहे थे, दूसरों को ज्ञान दे रहे हैं, साइकिल चला रहे थे, आप खुद वही कर रहे थे। सबकी वही स्थिति है, इस हमाम में सारे नंगे, और आप लोगों को शर्म नहीं आती? नंगे होने के बावजूद आप चिल्लाते हैं टीवी पर बैठकर दूसरे पर। सोचिए आप प्राउड फील कर रहे थे, बीजेपी के नेता भीड़ पे प्राउड फील करते हैं। अनुराग जी आप भी अपनी तस्वीरें दिखा रहे थे लोगों को कि देखो मेरी इतनी बड़ी रैली हुई, देखो आज मैं साइकिल पर चला था, मेरे साथ इतने लड़के साइकिल चला रहे थे। आप भी चुनाव प्रचार कर रहे थे अभी 4 दिन पहले बंगाल में, मुझे मत बताइए, चिपक के नहीं चलती, जानता हूं मैं भी, इसलिए एक एक करके बोलिए, एक दूसरे की बात सुनना सीखिए कम से कम प्लीज। गौरव भाटिया जवाब दीजिए, फिर अभय दुबे जी आपके पास आ रहा हूं, और डॉक्टर साहब आपके पास भी। बोलिए गौरव भाटिया। अनुराग जी प्लीज अब सुनिएगा। देखिए इनका हाल ये है कि इनको तो कोई हक नहीं है कि कोई भी सवाल पूछे। आप सवाल पूछ सकते हैं क्योंकि ये वो लोग हैं जो कह रहे थे कि मैं बीजेपी का टीका नहीं लगाऊंगा और जब हमारी सरकार आएगी तो मुफ्त में टीका बांटूंगा। ये अखिलेश यादव का बयान है। दूसरी बात आपने इनसे पूछी नहीं, ये तो खुद लाठी डंडा खाए थे, इनको कस के पड़ी थी क्योंकि ये कानून तोड़ रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे कोविड के समय में, और पीठ दिखा रहे थे कौन सा मास्क लगाया हुआ था। तीसरी बात, पश्चिम बंगाल में इनका कोई लेना देना नहीं, महिलाओं के सम्मान के लिए लाठी पहुंचे हुए हैं, महिलाओं के सम्मान बचाने के लिए लाठी खा रहे थे। प्रभु आप एसी में नहीं बैठे थे। वापस आऊंगा तब बोलिएगा, आप समय जाया कर रहे हैं, दर्शकों का भी बाकी कर। अच्छा अनुराग जी अब आवाज कम करें प्लीज। गौरव जी 30 सेकंड में बात खत्म कीजिए, फिर मैं अभय दुबे के पास जाऊँ प्लीज। अनुराग जी प्लीज गलत बात बोलिए, गौरव पूरा कीजिए जल्दी, 30 सेकंड आपके पास। बीच में क्यों कूद पड़ते? ठीक है बोलिए ना, क्यों नहीं डाउन? बोलिए सर। उसके पहले मैं 5 सवाल आपसे पूछ रहा था ना, आपको पूरा समय मिला? नहीं मैं जान रहा हूँ, हाँ बोलिए, आप समय देंगे तो बोलिए बोलिए बोलिए, जल्दी पूरा कीजिए बात। धन्यवाद। मैं केवल एक बात कहूंगा, इस पूरी लड़ाई में हमें सकारात्मक सोच रखना है, और सबसे बड़ा धब्बा अगर लोकतंत्र में कोई है अभी
तो विपक्ष की पार्टियां जैसे कांग्रेस जो राजनीति करती है और केवल नकारात्मक बात, और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जो हमारे वैज्ञानिकों पे, टीकों पे प्रश्न उठाती है, जिन्होंने आज तक कोई सकारात्मक काम नहीं गौरव जी, विपक्ष जिसको आप गाली दे रहे हैं कांग्रेस को, उस मैं कांग्रेस कोई ने गाली नहीं दे कहा, रहा हूं। सर एक सेकंड, जिस कांग्रेस ने कहा सीबीएसई का पेपर कैंसिल कर दो, आपने मखौल उड़ाया, सीबीएसई का पेपर कैंसिल किया। नहीं, वो पूछिएगा जिस कांग्रेस ने कहा विदेशी टीकों को मंजूरी दो, आपने मखौल उड़ाया, आपने कहा कि ये कमीशन खाना चाहते हैं, 2 दिन के भीतर आपने मंजूरी दी। अगर नहीं देते तब लोग समझते कि शायद आपके पास कोई रणनीति है, लेकिन ये नूरा कुश्ती मत किया कीजिए टीवी पर बैठकर, ये केवल दिखावे की कुश्ती है आप लोगों की, करते आप सब लोग वही हैं, बोलते हैं एक दूसरे को, करते वही सब है। आप केवल एक दूसरे को बोलते हैं बैठ के, करते वही सब है। आपसे पूछ रहा हूँ, अभय दुबे, अभय दुबे, अभय दुबे, 60,000 केसेस एक दिन में महाराष्ट्र में। हाँ ठीक है ना, आ गई ना वही बात, आ गई ना वही बात, मैं इसी का इंतजार कर रहा था। प्रधानमंत्री कहते हैं कि जहां मैक्सिमम टेस्टिंग हो आप अधिकतम से अधिकतम नंबर बताइए, इसमें कोई शर्माने घबराने की बात नहीं है। लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता टीवी पर बैठकर कहते हैं 60,000 केस है, देखो इनसे तो संभला नहीं। अभय दुबे, अगर आपसे संभला नहीं तो फिर आप ज्ञान किस मुंह से देते हैं दूसरों को? क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी स्थिति आपने देख ली है, वहां पे भी आपकी सरकार है। बिल्कुल रोहित सरदाना जी, मैं बहुत सकारात्मक बात करना चाहता हूं। देखिए, आज समूचे विश्व को अगर देखें तो हम यूएस को देखें तो हमसे लगभग 3 गुना कम केस आए हैं, 78,000, ब्राजील 75,000, टर्की 62,000, और आप चौंक जाएंगे सुनकर चाइना में कल सिर्फ 12 केसेस आए हैं। हमको गंभीरता से विचार करना चाहिए, 2 लाख केस का अर्थ क्या है? पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा, इतने संसाधन हिंदुस्तान के पास नहीं है। मैं टीके की बहुत बात हो रही, छोटा सा प्रकाश डालना चाहता हूं टीके पे। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट 8 मार्च को आई है साइंस की, उसने ये बताया है कि कोविशील्ड ने जो उसको कहा है आकर स्टैंडिंग कमेटी को कि उसकी जो वैक्सीन बनाने की क्षमता है वो 70 मिलियन पर मंथ की है और कोवैक्सीन की सिर्फ 10 मिलियन पर मंथ की है। इसका अर्थ यह है कि 8 करोड़ टीके हर माह बनाने की क्षमता है। आज हम 11 करोड़ 44,93,हजार टीके लगा चुके हैं और पर मंथ हमने 16 जनवरी से अब तक प्रतिदिन सिर्फ 12,77,000 टीके लगाए। रोहित सरदाना जी, आज बड़ा संकट देश के सामने ये खड़ा है कि जो 11.5-12 करोड़ टीके हैं, इनको अगले महीने दूसरा डोज कैसे दोगे? ये सरकार ने दूरदर्शी व्यवहार किया ही नहीं हिंदुस्तान के साथ। इस हिंदुस्तान के पास एक अवसर था जब स्पुतनिक ने अप्लाई किया था। आप कल्पना कीजिए, रशिया ने 11 अगस्त को उसको अप्रूवल दे दिया। उसने कहा कि इम्यूनोजेनिसिटी डेटा, सुनिए ना, आपने कहा मैं कोई राजनीतिक बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। सर, आपके पास दुनिया जहान का ज्ञान है, अपनी सरकार को छत्तीसगढ़ में इतना नहीं बता सकते कि कूड़ा ढोने वाली गाड़ी में लाश तो मत उठाओ, इलाज नहीं दे सकते तो? मरने के बाद तो इतना सम्मान कर लो आदमी का, जीते जी नहीं करते तो? मैं चाहता हूं कि आप पूरा अवसर मेरी बात का दें। 1,18,000 एक्टिव केसेस हैं छत्तीसगढ़ जैसे छोटे राज्य में। आप जानते हैं क्या हुआ इस हिंदुस्तान के साथ? देश के प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताइए, 21 अक्टूबर को जब हमारे सर्वाधिक टेस्ट हो रहे थे, 14,69,000 हिंदुस्तान में टेस्ट हो रहे थे क्योंकि 52,000 केसेस थे। हम उसको धीरे धीरे रिड्यूस करके हिंदुस्तान में सबसे कम 8 फरवरी को 8,715 केस पर ले आए प्रधानमंत्री जी। आज जब 2 लाख केस है तो उस दिन से भी कम टेस्टिंग, 13 लाख के लगभग हम टेस्टिंग करा रहे हैं। ये आपको इस पर एक बार गंभीरता से विचार करना चाहिए था। रेमडेसिविर 38,80,000 की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हमारी पर मंथ। सुनिए ना, 38,80,000 रेमडेसिविर बनाने की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी पर मंथ है। 7 कंपनियां बनाती, हम एक्सपोर्ट पर एक्सपोर्ट करते गए, प्रतिबंध नहीं लगाया। ये आज स्थितियां निर्मित हुई। 3 दिन पहले आपने एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगाया। राहुल गांधी जी को याद करिए, उन्होंने कहा था प्रधानमंत्री जी एक बड़ी सुनामी आने वाली। प्रधानमंत्री जी अब की बार ट्रंप सरकार और लिट्टी चोखा खाने में लगे हुए थे। प्रधानमंत्री को कहा कि आप कोरोना वायरस को कंटेन नहीं कर रहे, इस तरीके के लॉकडाउन से सिर्फ इकोनॉमी को कंटेन कर रहे हैं। ये है, क्या महाराष्ट्र में, क्या छत्तीसगढ़ में बीजेपी लड़ रही थी कोरोना से या आपकी सरकार सत्ता में थी? अजय आलोक, ब्रेक पर जाना है, उसके पहले आपसे कमेंट लेना चाहता हूं। क्या ये ब्लेम गेम बंद होगा? और अगर नहीं होगा तो क्या ये सारे पाप लॉकडाउन के पीछे छुपेंगे केवल? देखिए रोहित जी, ब्लेम गेम तो चलेगा, नहीं तो फिर विपक्षी राजनीति दल होते किस लिए? और जवाब भी मिलेगा, संपूर्ण जवाब मिलेगा। कांग्रेस के मित्र इतने बड़े बड़ी ज्ञान दे रहे हैं,
बगल में झारखंड है। अविभाजित बिहार होने के पहले बिहार के पास 3 ऑक्सीजन, लिक्विड ऑक्सीजन के प्लांट होते थे जो बोकारो, जमशेदपुर में रहते थे। झारखंड में स्वास्थ्य मंत्री कांग्रेस पार्टी के हैं बन्ना गुप्ता। उन्होंने 7 दिन पहले ऑर्डर निकाल दिया, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, कि लिक्विड ऑक्सीजन बिहार में नहीं जाएगी। नतीजा है कि बिहार में आपके ही रिपोर्टर कल से रिपोर्ट कर रहे हैं ऑक्सीजन की कमी हो रही है। अब हम उत्तर प्रदेश से मंगवा रहे हैं, वेस्ट बंगाल से मंगवा रहे हैं, वहां भी मना हो गया है। तो ये है ब्लेम गेम, लेकिन ये सच्चाई है। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की कॉपी निकाल लीजिएगा, इसका भी जवाब दें कांग्रेस पार्टी क्यों कर रहे हैं भैया ऐसा। और जबकि वो संपत्ति तो बिहार सरकार की है, डिस्प्यूटेड है सुप्रीम कोर्ट में, उसका जवाब नहीं देंगे तो ब्लेम गेम चलेगा। सच्चाई है, एक डॉक्टर की तरह बता रहा हूं आपको, जिस ढंग से केसेस बढ़ रहे हैं एक एकदम एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन होना चाहिए। अगर लॉकडाउन की जरूरत है तो हर जिलों में होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। कोई सरकार, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, बीजेपी सरकार हो, जेडीयू की सरकार हो, किसी सरकार के बस का नहीं है अगर इन्फेक्शन इस तरह से बढ़ने लगा आउट ऑफ कंट्रोल। ये जनता को समझना पड़ेगा, जन भागीदारी नहीं होगी सरकार कुछ नहीं कर सकती है। रोहित जी, सच्चाई यही है। अजय जी, जनता बाहर कब आई? जब सरकार ने कहा कि अब अनलॉक हो रहा है। एक फेज आया, दूसरा फेज आया, तीसरा फेज आया, चौथा फेज आया, पांचवा फेज आया। जैसे जैसे जो खुलता गया जनता की भागीदारी उसमें बढ़ती गई। अब ये कहना कि जनता जिम्मेदार है, क्या सरकारें ये कहकर जनता के सिर ठीकरा फोड़कर अपना पल्ला झाड़ सकती है इस बात से कि 1 साल में उन्होंने क्या तैयारी की थी? और क्या सारे पाप लॉकडाउन के पीछे छुपाए जाएंगे? कोरोना 2 लाख के पार, क्या अब लॉकडाउन ही है हथियार? गौरव भाटिया हमारे साथ हैं, अभय दुबे हमारे साथ हैं, हमारे साथ डॉक्टर अजय आलोक हैं और हमारे साथ हैं अनुराग भदौरिया। दिल्ली की सरकार ने, अभय दुबे, आज लॉकडाउन एक तरीके से 2 दिन के लिए ऐलान किया। बहुत से लोगों को लग रहा है कि ये लॉकडाउन की आहट है। क्या आपको लगता है कि लॉकडाउन ही एकमात्र रास्ता बचा है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं? देखिए रोहित जी, लॉकडाउन कोई समाधान, लॉकडाउन सिर्फ हम टाइम बाय करते हैं कि हम अपनी तैयारियां कितनी कर पाए। मैं एक छोटे सा पक्ष आपके सम्मुख रखना चाहता हूं। हो सकता है कि सरकार वैक्सीनेशन का टाइम और बढ़ा दे, वो कोई साइंटिफिक उनके पास रीजन नहीं है। आप देखिए पिछली बार भी 4 से 6 हफ्ते था, उन्होंने कहा 6 से 8 हफ्ते के बीच दूसरा डोज देंगे, क्योंकि वो नहीं है। एक बहुत बड़ी गलती सरकार ने की कि 5 फरवरी को फाइजर को मना कर दिया और फाइजर अब हिंदुस्तान में आने को तैयार नहीं है। स्पुतनिक को 24 फरवरी को मना कर दिया, जबकि उसी बेसिस पर आपने कोविशील्ड को अप्रूवल दिया, अच्छी बात है। तो उनको इम्यूनोजेनिसिटी डेटा जब उन्होंने लेंसेट में पब्लिश किया था, 40,000 ब्रिजिंग ट्रायल थे, स्पुतनिक ने सारे प्रमाण दिए थे, वो 100 मिलियन की तैयारी करके बैठे थे। खैर, अब भी प्रधानमंत्री जी आप तत्परता से इस पे आगे बढ़िए। एक बड़ी बात मैं बताता हूं, 21 फरवरी को पहली मीटिंग ली प्रधानमंत्री जी ने 5 राज्यों के चुनाव की। उसके बाद से स्थितियां बिगड़ना प्रारंभ हुई देश की। पूरी की पूरी बोलते तो ऐसे जैसे आपके नेता खुद चुनाव प्रचार में नहीं जा रहे। अच्छा, बंगाल में नहीं गए थे राहुल गांधी, केरल में, असम में तो कर ही रहे थे, अब तो बंगाल में भी कर रहे हैं। सारे मिलकर चुनाव आयोग के दरवाजे बैठ जाइए ना जाके कि नहीं करना चुनाव प्रचार। आपके तो एक कैंडिडेट की जान तक चली गई। आप गए चुनाव आयोग के पास कि रद्द कर दीजिए या सबको एक फेज में कर दीजिए, बाकी जो बचे। राहुल गांधी जी ना प्रधानमंत्री है ना इलेक्शन कमीशन। अरे सर, चुनाव तो लड़ रही है आपकी पार्टी भी, एक पहल तो करते। जब आप ये दावा करते कि सीबीएसई के लिए हमने पहल की, वैक्सीन के लिए हमने पहल की, चुनाव के लिए भी कर देते। जो लोग आपको बधाई दे रहे हैं 2 चीज के लिए, तीसरी के लिए भी देते, हो जाती वाहवाही थोड़ी। और आपकी सरदाना जी, नहीं रोहित सरदाना जी, बड़ा प्रश्न ये है, मैं ये कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी ने 11 मीटिंगें सिर्फ इस पेंडेमिक के लिए 20 मार्च 2020 से लेकर 17 मार्च तक। आप बताइए, 33 रैलियां कर ली आपने। अरे आप तो अजय आलोक जी शांत रहिए, बिहार की क्या हालत किया, सिर्फ 52 लाख वैक्सीन की आपने और 6 लाख 2 डोज लगे। आप प्रोटेक्टिव नेचर की स्टेट नहीं है नागरिकों के लिए। अरे सर, मुझे बताइए छत्तीसगढ़ में क्या प्रोटेक्शन दे रहे हैं आप अभय जी? उस पर तो आपने जवाब दिया नहीं। जब मैंने पूछा कि कूड़े की गाड़ी में लोगों की बॉडी उठा रहे हैं, उसको तो आप गोल कर गए। आप चले गए वैक्सीन को लेकर, लैंसेट में क्या पब्लिश हुआ था? अरे सर, जो आदमी मर गया ना, जिसके घर में कोई मर जाता है, वो आपसे ये नहीं सुनेगा कि लैंसेट में क्या पब्लिश हुआ था, वो पूछेगा आपने क्या किया था। अजय आलोक आपकी बात पे जवाब दे रहे हैं। वो किया है अजय आलोक आपकी बात पे जवाब दे। मुझे बताइए, पेंडेमिक एक्ट लगाए, आपके दिल्ली की सरकार के हाथ में अधिकार है, प्रधानमंत्री जी के हाथ में अधिकार है। अरे एक मिनट आप चुप रहिएगा सरकार। अजय आलोक कुछ बोल रहे हैं। मुझे एक सेकंड, मुझे बताइए क्या गाइडलाइन आपने जारी की? वायरस में म्यूटेशन हुआ है, अब बच्चों को भी वायरस का इन्फेक्शन हो रहा है, और अब वो आरटीपीसीआर टेस्ट में नहीं पकड़ा रहा है। करते रहिए ना, 24 घंटा करते रहते हैं, नींद के आधार पर हॉस्पिटल को चुप रहिएगा। अबे जी प्लीज, कोई नई गाइडलाइन। अबे जी वो आपकी बात का जवाब दे रहे हैं ना, सुन तो लीजिए। अजय जी की बात सुन लीजिए, फिर गौरव भाटिया और अनुराग भदौरिया आ रहे हैं। आपको पता फिर वहां क्या होने वाला, इसलिए पहले आप लोग अपनी बात कह लीजिए।
पिछले 7 साल से तो प्रधानमंत्री पे विश्व भ्रमण कर ही रहे हैं, तब भी मन नहीं भरता, करते रहिए, कोई आपको रोका नहीं, आप उसके लिए बने हैं, आपका काम है वो, ठीक है। आपने नहीं किया, लेकिन सच्चाई ये है, सच्चा फिर भी मत बोलिए, नीतीश बाबू ने नहीं ऐसा किया है कि क्या? सच्चाई ये है, अरे सच्चाई तो सुनिए, सच्चाई ये है कि लॉकडाउन की सच्चाई ये है कि किसी भी कंट्री में सेकेंड वेव या थर्ड वेव आई हो, चाहे वो अमेरिका हो, आपकी सबसे पसंदीदा कंट्री इटली हो या लंदन हो या कहीं भी हो, हमने देखा है कि लॉकडाउन एक इफेक्टिव वेपन है। लेकिन इसको एडमिनिस्ट्रेटिवली कहाँ यूज करना है, किन जिलों में यूज करना है, ये एडमिनिस्ट्रेटर पे छोड़ दीजिए। इसलिए ये कहना कि लॉकडाउन सिर्फ टाइम बाई करने का इक्विपमेंट है अभय जी, बिल्कुल गलत बात है। लॉकडाउन से हम चेन ब्रेक करते हैं, चेन ब्रेक करने के साथ साथ वैक्सीनेशन बढ़ाते हैं। की क्या व्यवस्था अब एक है? मिनट, वैक्सीनेशन अच्छी खासी हो रही है, क्यों चिंता कर रहे हैं? आज भी 34 लाख लगे हैं। मेरा एक सवाल है, आज भी 34 लाख लगे ना मैं वैक्सीनेशन। एक चीज सुनाना चाहता हूं, किसी ने भेजा है, आप चारों को सुनना कहाँ चाहिए से लाएंगे आप प्लीज। बताइए ना, अभय जी, 12 अरे लाख आप अभय जी, क्यों बोलने लगते हैं? दिक्कत क्या है? अभय जी, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, गौरव जी आ रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ, और मुझे यकीन है डॉक्टर साहब से पहले आप चाहेंगे कि आप इस पे बोल दें, लेकिन फिर भी मैं पहले कमेंट डॉक्टर साहब से ले रहा हूँ। डॉक्टर साहब, अभी किसी ने भेजा लिख के, डॉक्टर साहब किसी ने लिख के भेजा कि पीएम ने सीएम्स को बुलाया और कहा कि भाई आप लोग जिम्मा लीजिए, कोविड से लड़ना है। सीएम ने डीएम्स को बुलाया और कहा कि ठीक है भाई, अब तुमको कोविड से लड़ना है। डीएम्स ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बोला कि अब तुमको लड़ना है, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने लोगों को भरोसे छोड़ दिया और लोगों ने खुद को राम भरोसे छोड़ दिया और सब आत्मनिर्भर हो गए। क्या यही स्थिति है भारत की? इनफैक्ट अगर देखिएगा रोहित जी, सच्चाई यही है कि सरकार जो भी हो, मैं कोई कांग्रेस या बीजेपी या जेडीयू की सरकार नहीं कर रहा हूं, हर सरकार अपनी पूरी ताकत से लगी हुई है इसको कंटेन करने की, इसको ट्रीट करने की, टेस्ट करने की, ट्रेसिंग करने की। ठीक है, हमारे विपक्ष में कोई सरकार है, हम भी उसकी मीन मेक निकालेंगे, जो हमसे विपक्षी है वो हमारी मीन मेक निकालेगा, वो अलग बात है। लेकिन इसके बावजूद हमारी आबादी का जो आंकड़ा है और जिस हिसाब से संक्रमण बढ़ रहा है, सच्चाई ये है कि आज की तारीख में, कभी हम कहते हैं कि हम सब बहुत कम संक्रमित हुए तो हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, ये भी भगवान भरोसे है। भगवान भरोसे तो है ही है देश, उसमें दिक्कत कहाँ है? भगवान नहीं होता देश का क्या होता है? उसी भरोसे पे आज हम लड़ रहे हैं कि हम कोरोना को हराएंगे। ठीक है, लेकिन ये सोच के क्या हम अपने आप को गिरा लें कि हम लड़ाई नहीं करें या एक दूसरे की मीन में निकालते रहें? एडमिनिस्ट्रेटिव निर्णय की जरूरत है और वही सरकार ले पाएगी जिसमें दूरदर्शी सोच है। गौरव भाटिया, आप बढ़ा दिल्ली के लॉकडाउन के पक्ष में है, वीकेंड कर्फ्यू है हालांकि अभी, लेकिन बहुत लोगों को डर लग रहा है कि कहीं ये आगे लॉकडाउन की शक्ल तो नहीं ले लेगा जैसे महाराष्ट्र में लिया, या फिर पहले की तरह गृह मंत्री अपने हाथ में कमान लेंगे। रोहित जी, पहले मैं जो अभी तक चर्चा हुई उस पर टिप्पणी करूंगा, फिर आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। देखिए, आपने खुद देखा किस तरह से ओछी घटिया राजनीति कांग्रेस के प्रवक्ता ने करी, सपा के प्रवक्ता ने भी करी। लेकिन ये आंकड़े झूठ नहीं बोलेंगे। प्लीज शांत करा लीजिए, अभय जी को बुलवा लीजिए दोबारा अगर आप। मैं आपकी बात अपने तरीके से कहूंगा, सीधे मुद्दे पर आ जाए ना। हर कोई बोल रहा है। गौरव जी, आप भी दूसरे को सर्टिफिकेट देने के बजाय अपने मुद्दे पर आए ना सीधे, प्लीज। तो मैं आ रहा हूँ। अच्छा भदौरिया जी, प्लीज। ओके भदौरिया जी, ओके, आपने आपत्ति दर्ज करा दी ना, प्लीज सुन लिया सबने। अब गौरव भाटिया बोलिए बात को। देखिए, सच्चाई क्या है मैं दर्शकों के सामने रख दूं, दर्शक तय कर लेंगे। जहां तक वैक्सीनेशन की बात है ना, भारत पूरे विश्व में दूसरे नंबर पे वैक्सीन किया है, 11.5 करोड़, अमेरिका ने 12.5 करोड़ और यूनाइटेड किंगडम 3 करोड़ 20 लाख, ब्राजील 2 करोड़ 40 लाख। आपके पॉपुलेशन अब शांत करिए, देखिए अभय जी एक बार बोल तो लेने दीजिए। अभय जी, मैं पूछूंगा ना ये सवाल, मेरे मन में भी है ये सवाल मेरे मन में भी है, और ये किसी भी आम आदमी के मन में आएगा सवाल। ठीक है, बोलिए। दूसरी बात रोहित जी, बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। अब महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र में 60,000 डेली संक्रमण के केसेस आए हैं। जनसंख्या के अनुपात में उत्तर प्रदेश की आधी आबादी है, और जो मौतें हुई है दुर्भाग्यपूर्ण, ये 300 हुई है 24 घंटे में। उत्तर प्रदेश में 67 है और वीकली पॉजिटिविटी रेट 25% है। महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में 26%, उत्तर प्रदेश में 6.8। कुछ तो बेहतर उत्तर प्रदेश ने किया होगा ना, और इसीलिए मैं कह रहा हूं इसमें दलगल राजनीति मत करिए। दूसरी बात, देखिए विरोधाभास कहां आता है, यह वही कांग्रेस है। आज इस दंगल कार्यक्रम से थोड़ी देर पहले गौरव जी, इस नए म्यूटेंट वायरस को लेकर और ये जो वेव आई है ये कहां तक जा सकती है, मैंने ही आज तक पर देश के 4 जाने माने बड़े डॉक्टर्स के साथ एक प्रोग्राम किया। उसमें जानते हैं उन्होंने एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा जब ये चुनावी रैलियां खत्म हो जाएंगी और जब ये कुंभ का मेला खत्म हो जाएगा, तो जब ये सब लोग अपने अपने घर जाएंगे, तब आप देखिएगा हर राज्य में 1-1, 1.5 लाख केस हर रोज के आएंगे। अभी जो आप देख रहे हैं वो तो केवल शुरुआत भर है। क्या आपको नहीं लगता सीपीआईएम अगर ये कह सकता है कि हम रैलियां नहीं करेंगे,
कांग्रेस पार्टी, आपकी पार्टी खुद एक स्टांस ले लेते? बिल्कुल। रोहित जी, ये जो बात आपने कही मैं कुछ और आंकड़े रख देता, लेकिन बड़ी जिम्मेदारी से आपके प्रश्न का उत्तर पहले दे देता हूं। में कह रहे हैं आपने मुझसे पूछा था कांग्रेस के प्रवक्ता। अभय जी, मैंने उनसे पूछा ना सवाल, जब आपसे पूछा था तब तो आप बोले नहीं अभय जी इस पे। नहीं, सुनिए ना, प्रधानमंत्री अगर रैली में ये कहे बंगाल में लाखों लोगों को देखकर अभय जी, आपकी पार्टी ने भी कल ट्वीट किया है कि देखिए राहुल गांधी की रैली में क्या शानदार भीड़ थी, वो तस्वीरें सार्वजनिक हैं। आपकी पार्टी ने भी ट्वीट किया है कल। या तो आप बोलिए कि नहीं हम अकेले मंच पे खड़े होकर बोल रहे हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कोरोना फैले, सीपीआईएम की तरह स्टैंड लीजिए, फिर कहिए कि हम रैली नहीं करेंगे क्योंकि हम कोविड के कैरियर नहीं बनाना चाहते लोगों को। देखिए ये आप लोग के साथ दिक्कत क्या है, आप दूसरे को बताते हैं कि देखो तुम्हारे कपड़े नहीं है, खुद के कपड़े आपके हैं नहीं, वो आप देखते नहीं। बिल्कुल नहीं, रोहित सरदाना जी और राहुल गांधी एकमात्र नेता है जो सारे प्रोटोकॉल, कोविड प्रोटोकॉल का प्रोटोकॉल में ये भी आता होगा ना कि इतने हजारों लोगों को नहीं बुलाना है। ये तो सब पे लागू होता है, प्रधानमंत्री पे भी, गृह मंत्री पे भी, बीजेपी अध्यक्ष पे भी और कांग्रेस के राहुल गांधी पर भी। ये सब पर लागू होता है ना फिर कि आप अपने को एग्जम्पशन देके चलते हैं। आप उनको चुप नहीं करा सकते क्या रोहित जी? आप उनको चुप नहीं करा सकते? गौरव जी करा सकते हो, जब कराना होता है करा भी लेता हूँ। बोलिए अब अपनी बात बोल रहे हो, बोलिए, समय खत्म हो रहा है। क्यों नहीं आपने बोला चुनाव आयोग से कि हम नहीं करेंगे रैली, अब हम ऑनलाइन कर लेंगे? आपके पास तो डेटा भी है, व्हाट्सएप पे भेज देते भाषण। रोहित जी मैं एक बात आपको कह दूं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सर्वदलीय बैठक बुलाए, सारे दल तय करे कि कोविड के समय में किस तरह से चुनावी रैली होंगी या क्या होगा। और चलिए सर, समय समाप्त हो गया है। गौरव जी कह रहे हैं कि चुनाव आयोग सभी राज्यों की, सभी पार्टियों की, राजनीतिक दलों की बैठक बुलाए और उसके बाद उसमें इस बात को लेकर चर्चा हो और आगे की स्थिति साफ हो, तय हो। आज जो संकेत है, चुनाव आयोग ने एक तरीके से इशारा दे दिया है कि आगे के जो चरण है वो जैसे प्लान्ड है वैसे ही होंगे, उनको क्लब करने का कोई इरादा नहीं है। तो क्या ये समझा जाए अगर केस बढ़ते हैं तो ये लॉकडाउन और राज्यों में भी दिखाई देगा, जैसा कि महाराष्ट्र में दिखाई दे रहा है। नाम भले उसको लॉकडाउन का ना दिया गया। दंगल के आंकड़ों पर जो सवाल हमने आज आपसे पूछा वो ये था, क्या कोरोना की रोकथाम अब सरकार के बस की बात नहीं रही? आपके जो जवाब हमें मिले, 62% लोगों को लगता है हाँ ये सरकार के बस की बात नहीं रही और 38% लोगों ने कहा नहीं, ऐसा नहीं।